अब हमारे साथ तपन दोषी सर जुड़ चुके हैं। तपन सर, आपका बहुत स्वागत है मनी 9 पर। जी नमस्कार। जी। सबसे पहले आपसे ओपनिंग रिमार्क लेना चाहेंगे सर। ओवर टू यू, कैसे देख रहे हैं इस एजीएम के आउटकम्स को? जी देखिए, एजीएम का आउटकम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बात करें तो काफी सारी चीजें जो क्लैरिटी मार्केट मांग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लैरिटी ये मांग रहा है कि जो जियो का लिस्टिंग कब होगा, जो जितना मैंने सुना है आई थिंक फर्स्ट हाफ में वो होने वाला है नेक्स्ट ईयर। सो वो एक अच्छी बात है। और आगे जाके फिर किस तरह से वो प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जियो रिटेल का, सॉरी रिलायंस रिटेल का भी किस तरह से डीमर्जर होने वाला है, क्योंकि ये दो बहुत ही बड़े वैल्यू अनलॉकिंग होते हैं एज अ शेयर होल्डर। अगर आप देखो तो रिलायंस काफी टाइम से एक ही बैंडविड्थ में चल रहा है। रीजन वही है कि वो क्लैरिटी नहीं मिल रही कि कब वो लिस्टिंग होगी अलग से, तो वैल्यू अनलॉकिंग होती है। फिर यहाँ से अगर आप दूसरा एक जो इनका वीक पॉइंट है O2C केमिकल का, वहां से कैसे परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि रशिया से काफी हद तक ऑयल आता है। तो वो ऑयल आने की वजह से आपको भी पता है अभी जो टैरिफ का वॉर चल रहा है, तो रशिया से अपने को सस्ते में ऑयल मिल रहा था, रिलायंस को भी सस्ते में मिल रहा था। तो अगर वहां कुछ इंटरप्शन हो रहा है तो वहां किस तरह से इम्पैक्ट आता है वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जिस तरह से हमें भी पता है कि ट्रम्प साहब पीछे पे, तो वहां कुछ ना कुछ चीजें आने वाली है। तो वो चीज पे क्या बेसिकली मैनेजमेंट बोल रही है। और न्यू एनर्जी जो बेसिकली कहते हैं ना कि बैटरी और सोलर के पैनल के, जो रिलायंस एनर्जी की बात है 2026 में ऑपरेशन होने वाला है, तो वहां भी किस तरह से विजिबिलिटी वो दिखा रहे हैं और किस तरह से प्रोडक्शन होगा, किस तरफ से कमीशन होगा, तो वो देखना होगा। जो उनका जो नया जेवी है, मीडिया जेवी, जो बेसिकली स्टार वायोकॉम का जो डील है ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ का है, तो उसमें भी काफी हद तक प्रोग्रेस जानना चाहेंगे कि इस तरह से किस तरह से मोनेटाइजेशन वहां होगा, किस तरह से वैल्यू अनलॉकिंग वहां भी बिल्डअप होती है, क्योंकि जब ये दो कंपनियां मर्ज होती है तो सिनर्जी किस तरह से आ रही है, तो वो भी देखना होगा। सो कैपिटल एलोकेशन, कहते हैं ना कि डिविडेंड, फिर डीमर्जर, काफी सारे मुद्दे जहां रिलायंस एजीएम अगर फोकस करती है और थोड़ा हमें विजिबिलिटी देती है, तो पता चलता है कि यहाँ से किस तरह से रिलायंस मूव हो सकता है। जी, जी। तपन सर, आप मुकेश अंबानी साहब के जो संबोधन की कुछ बातें हैं, उनको भी हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने बहुत फ़ोकस किया है ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ पर। कह रहे हैं कि ग्लोबल जो अनिश्चितताएँ हैं, वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से हम इसको जो है बहुत हद तक पार पाने की कोशिश करेंगे। कई बड़े बदलाव के साथ मिलकर इस परिवर्तन को बढ़ावा देने की भी बात वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्वच्छ ऊर्जा, जीनोमिक्स और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक का भी इस्तेमाल करने की बात कह रहे हैं। सर, रिन्यूएबल एनर्जी, जीनोमिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अगर आपका कुछ कमेंट है? जी देखिए, यही तो फ्यूचर है, उसमें कोई डाउट नहीं। और अगर आपको याद है तो कुछ साल पहले मुकेश जी का ये डायलॉग था कि डेटा इज न्यू ऑयल, और उनको जी, पहले से भी उनका फोकस काफी हद तक उनका एआई पे रहा है, और जियो भी काफी हद तक अभी एआई पे फोकस कर रहा है। अगर आप देखो उनके कॉम्पिटिटर ने भी, जो एयरटेल ने भी परप्लेक्सिटी जिस तरह से ऐड किया, तो जियो भी काफी हद तक आगे जाके कोलैबोरेशन करने वाले हैं। वो जानते हैं दे आर मूविंग टूवर्ड्स न्यू रिलायंस, O2C से पूरा वो शिफ्ट होना चाहते हैं, तो एआई का बड़ा रोल है। और जो मुकेश जी ने, आई थिंक मैंने भी सुना, स्टार्टिंग वहीं से किया था, तो आई थिंक बहुत बड़ा फोकस होगा। और यहाँ से भी किस तरह से वो ये इंटीग्रेट करता है टेलीकॉम में, और खास करके ये जो न्यू एनर्जी है वहां भी काफी हद तक इंटीग्रेट हो, क्योंकि जो एनर्जी बूम आने वाला है वो बहुत बड़ा बूम है। जो हमारा थर्मल पावर से न्यू एनर्जी में शिफ्ट होने वाला है, उसमें अदानी देखिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ऑलरेडी, अदानी ग्रीन के थ्रू। आई थिंक रिलायंस भी एक साल के बाद जब ये इनकी लिस्टिंग होगी, और जिस तरह से रिलायंस एनर्जी जो एक पूरा अलग से ग्रीन एनर्जी का पूरा सेगमेंट चलेगा, आई थिंक वो भी बहुत कंट्रीब्यूट करेगा। तो आई डू एग्री उनके साथ कि ये एआई प्लस ये जो न्यू एनर्जी पे रिलायंस का आगे जाके फोकस होगा। और बातें चले, ऐसा भी सुन के रिलायंस एंड ग्रीन एनर्जी बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है, क्योंकि स्कोप ही बहुत बड़ा है। तो होप फॉर द, लेकिन हाँ, आई थिंक ये कंपनी काफी तक एआई पे फोकस करने वाले, और काफी सारे चेंजेस भी आएंगे उसी तरह से। जी, जी। कुछ और अपडेट्स भी आ रहे हैं सर, हम भी अपने व्यूअर्स को बताते हैं। जियो एयर फाइबर बना है दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस नेटवर्क। अब दुनिया में भी पहुँचेगी जियो की तकनीक, ऐसा कहते हुए नज़र आ रहे हैं आकाश अंबानी साहब भी। और देश के खजाने में सबसे बड़ा योगदान दे रही है रिलायंस, ये भी कहते हुए वो नज़र आ रहे हैं। अब सर, फाइनेंशियल 2025 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का सर कुल रेवेन्यू जो है 10.71 लाख करोड़ रुपए रहा है। एबिटा की बात की जाए तो 1.83 लाख करोड़ रहा। शुद्ध मुनाफा जो है 81,309 करोड़ रुपए रहा। सरकारी खजाने में जैसे कि वो कहते हुए भी नज़र आ रहा है कि हमारा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो इस कंट्रीब्यूशन के आंकड़े को भी डिकोड करते हैं सर, 2.10 लाख करोड़ रहा है। और कर्मचारी की संख्या जो है मौजूदा
वो 6.8 लाख है, जो कहा जा रहा है कि आगे बढ़कर 10 लाख से भी अधिक हो जाएगी। लेकिन जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, अगर उनके मन में किसी भी तरह के स्टॉक स्पेसिफिक अगर सवाल है, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि हमारा जो कमेंट सेक्शन है वो ओपन है। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट तपन सर जुड़े हुए हैं। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ पोस्ट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों को एड्रेस करें, और अगर उससे रिलेटेड अगर कोई उत्तर हो तो हम आपको देने की कोशिश करेंगे। ताज़ा अपडेट क्या है, ये भी ले लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर की बात की जाए तो 2% का जो है वो डेंट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। 1357 के आस-पास ट्रेड कर रहा है, 28 अंकों की गिरावट है, और क्यों शार्प फॉल आया, इसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तपन सर, क्या एजीएम के जो पॉइंटर्स आए हैं, क्या बाज़ार उसको कैसे ले रहा है सर? देखिए, क्या होता है कि ओवरऑल बाजार का एक्सपेक्टेशन काफ़ी ग्रैन्युलर जानना चाहते हैं, क्योंकि रिलायंस के बारे में काफ़ी चीज़ें पता है, लेकिन वैल्यू अनलॉकिंग जैसे मैंने बोला कि जियो का फर्स्ट हाफ में जाना नेक्स्ट ईयर, तो वो एक थोड़ा डिले करता है। एक्चुअली यही साल में आने वाला था, तो वही फोकस करके मार्केट चल रहा था। ऊपर से जो O2C का है, जिस तरह से टैरिफ का ये मामला चल रहा है ना, तो थोड़ी वहाँ भी अनिश्चितता है कि किस तरह से मार्जिन मेंटेन करेंगे। कि देखो, नॉर्मली मार्जिन मेंटेन हो जाता है अगर आपका ऑयल एक जगह पे स्टेडी रहता है, तो होपफुली 65-70 पे स्टेडी रहेगा, तो आई थिंक O2C को भी थोड़ा फायदा होगा। लेकिन आगे जाके अभी जिस तरह से ये टैरिफ का मामला चाहे, तो इसमें मार्केट थोड़ा और एक्सपेक्ट कर रहा है कि एजीएम में कुछ और क्लैरिटी आए। आई थिंक वो क्लैरिटी नहीं आ रही है, और इसके वजह से थोड़ा मार्केट नीचे जा रहा है, और जो भी आ रही है वो थोड़ा अभी डिले में लग रहा है। जैसे जियो का जो लिस्टिंग है वो, तो इसलिए तो थोड़ी वीकनेस लग रही है वहाँ। जी, जी। अब कुछ और भी अपडेट्स आ रहे हैं, उसको भी मैं अपडेट कर देता हूँ। आकाश अंबानी ने लॉन्च किए हैं कई नए जियो प्रोडक्ट्स, उन्होंने पेश किया है जियो पीसी और जियो फ्रेम्स। तो ये नए जो लॉन्चेस हैं, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। और अंबानी साहब ने बोला है कि हर साल 10% तक बढ़ सकती है भारत की अर्थव्यवस्था। इकॉनमी को लेकर भी वो बहुत बुलिश नज़र आते हुए नज़र आ रहे हैं। भारत को किसी और देश के तरीकों को अपनाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया मॉडल ही जो है, वो सबसे सही मॉडल है, और कहीं और ताकने-झाँकने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जियो ने 500 मिलियन यूज़र्स का जो आंकड़ा है वो पार कर लिया है, और जियो 1 हफ्ते बाद अपना 10वां साल पूरा करने जा रही है। इस बात को भी वो दोहराते हुए नज़र आ रहे हैं। तपन सर, ये स्टेटमेंट को कैसे आप देख रहे हैं कि भारत को किसी भी विदेशी मॉडल की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास खुद का इंडिया फर्स्ट मॉडल है, और उसको बनाने की ताकत और ज़िम्मेदारी है, हमें इसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए? जी, मुकेश जी ने देखो, अगर रिलायंस की बात करें तो उन्होंने प्रूव भी किया है। अगर आप जियो देखो, ऑफ कोर्स वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। अगर जिस तरह से उन्होंने आंकड़े बताए ना कि वन ऑफ, कहते हैं ना कि इतने सब्सक्राइबर नॉर्मली किसी देश के पॉपुलेशन नहीं होती है। और जियो एग्ज़ैक्टली सर। जिस तरह से आगे बढ़ा है, 2016 में आपको पता है, 17 में जब 10 साल हुए, जैसे उन्होंने बोला 2015-16 में आया था, ज़ीरो था, तब वोडाफोन आइडिया 42% मार्केट शेयर था। अगर आप देखो तो अभी जियो 42% मार्केट शेयर और वोडाफोन 17-18% है। तो जियो ने जिस तरह से ग्रो किया है, काबिले तारीफ है। उन्होंने जिस तरह से नो पूरा डिस्ट्रप्शन ला दिया टेलीकॉम में। और अगर अगर आप बात करें डेटा की भी मैं बात करूँ, हमारे वहाँ जो इंटरनेट का डेटा है ना, सबसे सस्ता है पूरे वर्ल्ड में। अगर आप जी, क्योंकि मैं पहले 10 साल दुबई में रहा हूँ, तो मैं हैंड्स ऑन बोल सकता हूँ, जो हमारे वहाँ जो डेटा है उससे 10 गुना महँगा वहाँ मिलता है। करेक्ट। जी, और बाकी सब देश में भी बहुत महँगा मिलता है। तो यहाँ तो बिल्कुल मुफ़्त के भाव में हमें इंटरनेट सर्विसेज़ मिले, थैंक्स टू फाइबर। अगर जियो फाइबर नहीं होता, या इस तरह से अभी एयरटेल फाइबर भी है, और अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो शायद आपको ये डेटा भी नहीं मिलता, और इस तरह से इंडिया भी अभी इंटरनेट से ग्रो कर रहा है। तो मैं टोटली एग्री कर रहा हूँ कि अगर ये पूरा पाथ, अगर हम टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें, तो इन लोगों ने खुद का बनाया है, जो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अगर आपको भी पता है कि कुछ 5 साल तक, 3 साल तक तो उन्होंने पूरी लाइन बिछाई थी पूरे देश में। तो ये जी। दिखाता है कि यहाँ की सब कंपनियाँ काफ़ी एडवांस, एंड ऑफ कोर्स वी कैन हैव आवर ओन आर्किटेक्ट, हमें कोई विदेशी कंपनी पे डिपेंडेंट तो नहीं रहना है। तो उस तरह से आई थिंक वो लोग बात कर रहे होंगे। आई थिंक वी हैव ऑल द पावर, बट हाँ, ऑफ कोर्स टैरिफ के मामले में थोड़ा उस तरह से बात कर रहे होंगे वो। जी। अब सर, आपने टैरिफ की राख जो छेड़ दी है सर, तो आपसे टैरिफ पर भी चर्चा करना चाहेंगे। जिस तरह से सर अनसर्टेनिटीज़ जो है, वो तो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ अपने चरम पर है। लेकिन ख़ासकर इंडिया यूएस के जो रिलेशंस को लेकर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पहले कहा जा रहा था कि मदर ऑफ ऑल डील्स करते हुए नज़र आएँगे। जब स्टार्टिंग फेज़ में अगर आप एप्पल से याद करें सर, तो कहा जा रहा था कि भारत जो है, वो पहला देश होगा जो सबसे पहले
यूएस के साथ वो है ट्रेड डील करता हुआ नजर आएगा। लेकिन चीजें इतनी बिगड़ी कि अब कहा जा रहा है कि ट्रम्प साहब का जो फोन कॉल है उसको भी अब मोदी साहब उठाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। 4 बार उन्होंने फ़ोन किया, उसको फ़ोन उन्होंने रिसीव नहीं किया और जर्मन जो अखबार है, उसके हवाले से ये बात कही जा रही थी। सर इस पूरे सिनेरियो को भी अगर आप कुछ पॉइंटर्स में समझा पाएँ हमारे व्यूअर्स को। देखिए, ये सिनेरियो क्लियर है कि जिस तरह से ट्रम्प साहब ने अपने रुख बदले, जिस तरह से रंग बदले, तो ऑफ कोर्स मोदी गवर्नमेंट है, क्योंकि अगर आप देखो तो फर्स्ट टाइम भी जब ट्रम्प यहाँ आए थे, आई थिंक वी हैव गिवन द बिगेस्ट वेलकम, करेक्ट। और इस बार जी, भी आए तो काफी अच्छी दोस्ती यारी भी रही थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने रशिया के लिए हमें साइडलाइन कर दिया ना, अभी आप 50% टैरिफ देखो तो वर्ल्ड में ऑलमोस्ट कोई भी बड़ी इकोनॉमी पे इतना नहीं है। चाइना पे 30% टैरिफ है, जबकि चाइना ज्यादा अपने से ज्यादा इंपोर्ट करता है रशिया के साथ। यूरोपियन एलएनजी ज्यादा अपने हमसे इंपोर्ट करती है, यानी एलएनजी इंपोर्ट करती है हमसे ज्यादा। तो भी हमारे पे क्यों लगा है? जस्ट बिकॉज वो रशिया पे प्रेशर करना चाहिए, यानी वो कहते हैं ना कि टॉय की तरह यूज करे, जो इस गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा? ऑफकोर्स अच्छा लगना भी जी, नहीं चाहिए कि, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं करे थे, किसी ने सोचा नहीं था। अगर आप 1 महीने पहले बोला होता कि किसी ने कि भाई 50% टैरिफ लगेगा, किसी ने सोचा नहीं था। जैसे आपने बोला, सही बोला, वी वर द फर्स्ट जहां से हम लोग एग्रीमेंट करने वाले थे। लेकिन आई जी, थिंक एग्रीकल्चर सेक्टर में बात अटक गई, और वहां ऑफ कोर्स वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट पार्ट। हम हमारे एंड से सही है। लेकिन जो ट्रम्प है, उनके पास 3 साल है, करेक्ट, 3-4 साल उनको अपने आप को प्रूव करना है, और किसी भी तरह से वो प्रूव करना चाहते हैं। तो वही है कि हमने को तो पूरा साइडलाइन कर, तो मुझे आई थिंक टाइम लगेगा थोड़ा रिलेशनशिप रिकवरी में। लेकिन होगा तो ही, क्योंकि 50% उनके लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म पेन तो अच्छा खासा होगा इससे। जी, जी। अब तपन सर जियो के आईपीओ को लेकर बातें सामने आ रही है कि अगले साल जून तक आने की संभावना है। तो जिस क्लैरिटी की बात चल रही थी, लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो हल्की क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। सर इस पर आपका क्या कहना है? जी, वो मैंने पहले भी बोला था, क्योंकि वो जून तक आएगा, तो मे बी अप्रैल मई जून, तो वही है कि अभी और 6 महीने। तो क्या होता है कि मार्केट थोड़ा ठीक है, अभी आ रहा है आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि ये चीज ये साल आने वाली थी, तो मार्केट को लगता है चलो अगर वो वापस वहां से भी डिले हो गई तो, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बड़ा आईपीओ, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ होगा। और मार्केट का वही देखना था कि भाई आईपीओ कब बढ़े, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग है। लेकिन वही है कि क्योंकि वो जून जून तक डिले हो गया, तो वो एक तरह का नेगेटिव बोल सकते हैं। अगर बोला होता कि ये ईयर एंड तक या जनवरी फरवरी, तो आई थिंक बहुत बड़ा फर्क पड़ गया होता। लेकिन ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तो प्रॉब्लम नहीं थी जो, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए जो आते हैं वो क्या है, थोड़ी पोजीशन हल्की कर देते हैं। जी, जी। अब कुछ एजीएम में जो जियो की 5 बड़ी उपलब्धियाँ हैं, उनको भी हम लोग आसान भाषा में अपने व्यूअर्स को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, उन्होंने कहा है कि जियो ने भारत में वॉइस कॉल को मुक्त कर दिया है। जियो ने आम भारतीयों में मोबाइल पर वीडियो देखने और डिजिटल पेमेंट करने की आदत डाली है। जियो ने आधार, यूपीआई, जनधन, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जैसे यानी जिसको कि आप डीबीटी के नाम से जानते हैं, जैसे भारत की जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी नींव रखी है। जियो ने भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में मदद की, जिसमें 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स कंपनियाँ जो हैं, वो शामिल हैं। जियो का देश भर में 5G रोल आउट जो है दुनिया में सबसे तेज़ है। इसने भारत में एआई क्रांति की नींव रखी है। तो ये तमाम बातें हैं वो जो सामने आती हुई नज़र आ रही है। अब सर तपन सर आपसे समझना चाहेंगे कि जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की जो पहली तिमाही में जो जियो की कमाई है, उस आंकड़ों को भी आप बहुत ही आसान भाषा में हमारे व्यूअर्स को समझाइए। देखिए मुनाफ़ा कहा जा रहा है कि क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2025 के 5,698 करोड़ रुपए के मुकाबले 25% बढ़कर क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 26 में 7,110 करोड़ रहा है। रेवेन्यू में भी कहा जा रहा है कि 18.8% यानी 19% की बढ़ोतरी है और 41,054 करोड़ रहा है। कंपनी का जो पहली तिमाही में एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र था यानी जिसको आप आरपू के नाम से जानते हैं वो 181.7 से 15% बढ़कर 208.8 रुपए भी रहा है। तपन सर इस पर कुछ आप कमेंट करना चाहेंगे? जी, बहुत ही बढ़िया उनका रहा परफॉर्मेंस। और जो बात चल रही है कि अगर अगर बात करें तो जो 2009 रुपीज का वो जो आरपू है, वो आरपू यहाँ हाँ, से बढ़ेगा, क्योंकि जी, प्राइस हाइक की बात हो रही है, करेक्ट। और अगर आप देखो रिलायंस और जियो और एयरटेल के बीच में बहुत बड़ा गैप है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एयरटेल का आई थिंक 280 के आसपास है, तो काफी हद तक बढ़ भी सकता है आरपू। और अगर आरपू बढ़ता है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, तो वो डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड होता है। तो देखो, अगर हम लोग बात करें तो कौन सी ग्रोथ इंजन है रिलायंस, तो रिलायंस का ग्रोथ इंजन है जियो। जियो ही एक तरह से ना पूरी कंपनी को आगे ले जाए। सेकंड, रिटेल भी बड़ा है, लेकिन आई थिंक जियो का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। 42% मार्केट शेयर है, वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट शेयर। तो आई थिंक यहाँ से आरपू और बढ़ सके। जैसे मैंने बोला कि डेटा पैकेज या
के जो भाव है ना हमारे इंडिया में, वो वर्ल्ड में सबसे सस्ते हैं। तो प्राइसिंग बढ़ने के पूरे चांसेस, इसलिए इनका आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ेगा जियो का आगे जाके, इसलिए लोग वैल्यू अनलॉकिंग हो, तो रिजल्ट अच्छा रहे, आई थिंक आगे जाके भी अच्छा रहेगा। जी, जी। अब सर रिलायंस के शेयरों का पर जो हाल है वो भी देख लेते हैं। 1358 के आसपास कारोबार, 27 अंकों की गिरावट, 2% कमज़ोर है सर। चार्ट्स पर कैसा लग रहा है रिलायंस का शेयर सर आपसे समझना चाहेंगे? सी देखो, चार्ट्स तो मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं फंडामेंटल जी। एनालिसिस, लेकिन जी, एक जी, जी। चीज यहाँ मैं बोल सकता हूँ क्लियरली कि ये जो रिलायंस काफी हद तक कंसोलिडेट हुआ है, और आई थिंक ये भाव पे काफी टाइम से अटका हुआ है, और क्लैरिटी की राह देख रहा है रिलायंस, लेकिन जब भी जंप आएगा, लेकिन तो भी 15-20% थोड़ा बढ़ा था बीच में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भी आई थिंक डाउनफॉल थोड़ा कम लग रहा है। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो डाउनफॉल मुझे 10-15%, मैक्सिमम 10%, लेकिन मुझे अपसाइड काफ़ी अच्छा लग रहा है 2-3 साल में, क्योंकि ये वैल्यू अनलॉकिंग है। इसलिए फंडामेंटली तो मैं इस भाव पे आई थिंक जी। बहुत अच्छा लेवल है किसी को एंटर करना। जी, जी, जी। अब सर एस&पी की एक रिपोर्ट भी है ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, उसकी भी रिपोर्ट को भी हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगले 12 महीनों में कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग है वो बढ़ सकती है। इसकी वजह उन्होंने बताया कि रिलायंस का जो तेज़ी से बढ़ता हुआ डिजिटल और रिटेल बिज़नेस है, जिससे कमाई जो है कहा जा रहा है कि अब ज़्यादा स्थिर और भरोसेमंद हो सकती है। तेल, गैस जैसे जो उतार-चढ़ाव वाले जो कारोबार हैं, उस पर इनकी जो निर्भरता है, यानी जो डिपेंडेंसी है, वो लगातार घट रही है और जियो और रिलायंस रिटेल की पकड़ जो है, यानी जो मार्केट शेयर्स जो है, वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एफवाई 22 में डिजिटल प्लस रिटेल का जो हिस्सा है, एक आंकड़ा भी दिया जा रहा है सर, वो कहा जा रहा है कि डिजिटल और रिटेल को जोड़ दिया जाए तो ये हिस्सा था 45% के आसपास। ये फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये 60% हो सकता है, यानी कि 15% की जंप यहाँ पे देखने को मिल सकती है। रेटिंग अपग्रेड से कंपनी को ये भी कहा जा रहा है कि सर सस्ता कर्ज मिलेगा और इन्वेस्टर्स के लिए जो वैल्यू है, वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो सर इस रिपोर्ट पर अगर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? ये जैसे ये रिपोर्ट में बोला है ना कि आगे जाके रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल वो भी वही एक टॉर्च बेरर होंगे इस कंपनी के, क्योंकि O2C का जो है ना, अगर आप देखो तो इतना मार्जिन बढ़ नहीं रहा है, करेक्ट मार्जिन, और अगर आप देखो तो सेगमेंट इतना बढ़ नहीं रहा है। तो जैसे जैसे जियो बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे रिलायंस रिटेल हो रहा है, तो ऑफकोर्स वो कंपेयर टू O2C वो बड़े होते जाए तो O2C का शेयर कम हो जाता है, तो उससे इम्पैक्ट नहीं होता है अगर ऑयल प्राइसेस नीचे रहते हैं। तो वही वो ये रिपोर्ट कहना चाहती है। और आगे जाके भी जैसे मैंने आरपू का बोला कि आरपू में वहां बढ़ेगा, प्लस रिलायंस रिटेल जिस तरह से स्टोर एक्सपेंशन कर रहा है, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेल चेन है अभी इंडिया में, तो उनका भी आगे जाके और स्टोर एक्सपेंशन होगा और वैल्यूएशन वाइज भी वहां से बढ़ेगा। क्योंकि अगर ये देखें तो जिस तरह से जीएसटी रेट कट आए हैं, और जिस तरह से अगर आप देखो इनकम टैक्स में भी जो बेनिफिट आए 12 लाख के, तो कहीं ना जी। कहीं कुकिंग और वो सब बढ़ सकते हैं। तो इनको इनडायरेक्टली फायदा हो सकता है दिवाली के समय, और वो सब तो वहां भी वैल्यूएशन बढ़ सकता है। तो आई थिंक ये रिपोर्ट वही कह रहे थे, ये दो जो सेगमेंट है आगे जाके आई थिंक वो टॉर्च बेरर रहेंगे रिलायंस के लिए। और इसीलिए आई थिंक काफी सारे ब्रोकिंग रिपोर्ट भी अगर आप देख रहे हो बुलिश, जी। इसलिए क्योंकि ये जो दो सेगमेंट है वो काफी आप कह सकते हैं डिपेंडेंट रह सकते हैं। यहाँ इतनी वॉलेटिलिटी नहीं है जितना O2C में होती है, ऑयल में होती है, जहाँ ऑयल ऊपर नीचे होता है तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर नीचे होती है। इसलिए आई थिंक आगे जाके थोड़ा हम कह सकते हैं यूनिफॉर्मिटी आएगी प्रॉफिटेबिलिटी में, जो कंपनी के लिए अच्छा है ओवरऑल। जी, आपने ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स की तो सर हम लोगों ने रिसर्च कर वो डेटा भी निकाल लिया। सीएलएसए ने कहा है कि 1650 के लक्ष्य के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं। जेपी मॉर्गन ने भी 1695 का टारगेट सेट किया है। जेफरीज़ जो है वो कह रही है कि 1670 तक जा सकता है शेयर और अगर बुल केस में है ये 1900 के लेवल को भी पार करता हुआ दिखेगा। यूबीएस की भी रिपोर्ट है 1750 के आसपास का टारगेट और फिलहाल अभी मैं बता दूँ आपको जो शेयर का हाल है वो 1350 के आसपास कारोबार करता हुआ दिख रहा है। हालाँकि निचले स्तर से यानी जो आज का जो अगर लो है 1350 का लो लगाया है, तो शेयर ने वहाँ से 15 अंकों की जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, 1365 के आसपास कारोबार कर रहा है। अब मार्केट पर भी तपन सर अब आप चूँकि अब आपको वाइंड अप करना पड़ेगा। सर हम आपसे मार्केट पर भी आपसे कमेंट लेना चाहेंगे, 24,500 से नीचे फिसल गया है बाज़ार। अब मार्केट जो है रिलायंस के एजीएम को बहुत ही बारीकी से देखता और सुनता है। अब 24,500 के लेवल से नीचे आना क्या कोई चिंता की बात है? देखिए यार, यहाँ क्या हो रहा है मार्केट में, प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी आ रही है कि अनसर्टेनिटी जो, देखो पता है एक तो जीएसटी का है, तो जीएसटी रेट कट आ रहा है, जैसे आपको पता है कि 4 तारीख को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, शायद जी, 20-22 तक वो लागू होगा। लेकिन जो डर रहता है ना कि जो ऑटोमोबाइल के सेल्स लॉस हो जाएंगे, 1 महीने तक लोग बाइंग नहीं करेंगे, तो वो एक थोड़ा डर है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, डिस्क्रिशनरी, ऑटोमोबाइल्स, तो उसके वजह से मार्केट थोड़ी चिंता है। प्लस ट्रम्प
जिस तरह का रुख उनका बदल नहीं रहा है, अभी भी कोई विजिबिलिटी है नहीं कि कोई नेगोशिएशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है बैक ऑफ द डोर, और वो कहाँ जाके निपट गया तो वो भी पता नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से है। और दूसरा एक टेंशन जो अभी मार्केट को आ गया, क्योंकि ये जीएसटी रेट कट आ रहा है और मे बी 22 सितंबर को लागू होगा, तो ये जो जुलाई और सितंबर का जो मंथ है, शायद एक एफएमसीजी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आइटम्स के लिए और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए इतना अच्छा ना हो, क्योंकि लोग अपना कहते हैं ना कि बाइंग डिले करते हैं। तो नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट शायद इतना अच्छा ना है, और ऑफ कोर्स दिवाली वाला क्वार्टर होगा जो अक्टूबर टू दिसंबर बहुत ही अच्छा होगा, तो लेकिन उसका रिजल्ट आता है आपका फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, तो तब आएगा। तो तब तक क्या होता है कि थोड़ी वीकनेस रहती है। तो आई थिंक वही मार्केट को डर यही है। प्लस अभी जो हम लोग बात करें कि अगर हम लोग यूएस को एक्सपोर्ट नहीं करते और 40 कंट्री को हम लोग एड्रेस करेंगे, उनसे बात करें, लेकिन इतना इजी नहीं होता है किसी भी नए बायर को ढूंढना, अगर कंपनी के एग्जैक्टली लिए सर। भी इतना इजी नहीं होता है। तो इन जी सब के वजह से आई थिंक थोड़ा मार्केट वीक है। होपफुली आगे जाके कुछ ये टैरिफ मामले में कुछ अच्छा हो तो फिर यहाँ से थोड़ी बढ़ोतरी देख पाएंगे। सर, कंजम्पशन के मुद्दों को भी आपने छेड़ा सर, तो आपसे समझना चाहेंगे चूँकि आप कंजम्पशन पर भी अच्छा खासा बोल लेते हैं। सर, कंजम्पशन को लेकर तमाम जो है हम लोगों ने भी सीरीज़ चलाई मनी 9 पर। समस्याएँ बहुत है सर। कहा जा रहा था कि शुरुआत में जो कंपनियाँ एफएमसीजी कंपनियाँ वो स्मॉल सैचे पैकेट्स में सामानों को बेचने की स्ट्रैटेजी पर आई, उसके बावजूद भी जो रूरल डिमांड है वो बढ़ती हुई नज़र नहीं आई। उसके बाद भी कुछ चेंज हल्का आया, फिर ट्रैक्टर सेल्स के आंकड़े, ऑटो सेल्स के भी आंकड़ों को भी हम लोगों ने डिकोड किया था। अभी ताज़ा हालात क्या है सर, वो हम आपसे समझना चाहेंगे, और जिस तरह से जीएसटी रेट रैशनलाइज़ेशन की बात की जा रही है, तो उसमें क्या कंजम्पशन को बूस्ट अप मिल सकता है सर? देखो, कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। आई थिंक दिवाली से तो बहुत अच्छा मिलेगा। जो अभी तक समस्या थी कि वो, जैसे आपने जो 3-4 पॉइंट बोले तो वो तो थे, लेकिन अभी क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे-धीरे रूरल एरिया में आई थिंक जिस तरह से जीएसटी में भी 1 आध महीने में आई थिंक जीएसटी रेट कट की वजह से ना सेविंग थोड़ी होती है, तो कंजम्पशन को धीरे-धीरे बूस्ट होगा। एंड आई थिंक मे बी द फेस्टिवल सीजन विल बी मच मच बेटर। आई थिंक अभी सभी लोग वेट कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है आई थिंक नेक्स्ट 2 क्वार्टर, आई थिंक अक्टूबर टू दिसंबर एंड जनवरी टू क्वार्टर विल बी मच बेटर इन सब कंजम्पशन स्टॉक्स के लिए। लेकिन एज ए इन्वेस्टर देखिए, आपको तो तभी लेना है जब थोड़ा नीचे हो, तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू बाय। क्योंकि बट ऑब्वियसली क्योंकि वो पेंट अप डिमांड आएगी आई थिंक दिवाली के टाइम, और लानी भी पड़ेगी। गवर्नमेंट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं। गवर्नमेंट पूरे वॉर जोन में आप देखिए कि काम कर रही है, कि नए नए हर रोज आप देखिए कहीं ना कहीं जीएसटी कट की बात हो रही है। तो गवर्नमेंट भी चाहते, क्योंकि ये हम लोग बोल रहे थे इंडिया को इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन ये जो टैरिफ का मामला है उसका इम्पैक्ट हमको 1-2 क्वार्टर में बड़ा दिखेगा। खास करके जहां जहां इम्पैक्ट आए, टेक्सटाइल हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, उन सब में, या तो आप कहते हैं ना कि सी फूड हो, उन पर बड़ा इम्पैक्ट है। तो उनको ओवरड्यू, उनको आई थिंक उनको सेटल करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और जीडीपी का भी 0.5% जो इम्पैक्ट आता है, लेकिन उसका सेकेंडरी इम्पैक्ट भी आता है, क्योंकि अगर किसी बैंक्स ने, अगर आप देखो टेक्सटाइल को लोन दिए या जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनी को, तो उनको भी एनपीए के इश्यूज आते हैं। तो काफी कंसेशन उनको क्रेडिट में भी देने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। वो गवर्नमेंट जानती है हमसे भी ज्यादा, लेकिन देखिए इसका इम्पैक्ट बढ़ाते, इसलिए आप देखिए कि गवर्नमेंट बहुत ही एक्टिव है। उनको लाना पड़ेगा 1 महीने में। लेकिन अभी जो मार्केट का जो सिचुएशन है, मार्केट वही ट्राई कर रही है समझने की क्या होगा यहाँ पे। जी। अब हमारे साथ सर हमारे सहयोगी विवेक मित्तल साहब भी जुड़ गए हैं। विवेक सर विल नाउ ओवरटेक द शो। सर, ओवर टू यू। थैंक यू विशाल, थैंक यू तपन जी फॉर ज्वाइनिंग इन। तपन जी देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज जिसकी जरूरत थी मार्केट को या रिलायंस के शेयर होल्डर्स को, वो यही थी कि जियो प्लेटफॉर्म के आईपीओ को लेकर हम काफी समय से बात सुन रहे थे। उसकी टाइमलाइन हमें मिल गई है, और उसमें भी एक जो हमने एक्सपेक्टेशंस में भी बात की थी इनफैक्ट, तो उसमें ये था कि 1 लाख करोड़ से कम की, अगर 1 लाख करोड़ से माफ कीजिएगा ज्यादा की एक्सपेक्टेड मार्केट कैप किसी भी अपकमिंग आईपीओ की रहती है, तो उसमें प्रमोटर को अपना स्टेक डाइल्यूट करने के लिए वक्त मिल जाएगा। और रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म की जो एक्सपेक्टेड मार्केट कैप है, मैं सिटी की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें 5 लाख करोड़ की ये मानी जा रही है कि 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप रहेगी एट द टाइम ऑफ आईपीओ लिस्टिंग। आपको क्या लगता है सर, स्टेक डाइल्यूशन जो होगा वो क्रमबद्ध तरीके से होगा, ये और उसका क्या कुछ इम्पैक्ट होगा? और अगर वन टाइम आईपीओ आता है कि 25% कम हो जाती है होल्डिंग और 75% प्रमोटर की रह जाती है, तो किस तरह का इम्पैक्ट आएगा रिलायंस पर?
देखिए आईपीओ जो आप बात करके स्टेक कम करना पड़ेगा, आई थिंक इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि जियो के बहुत सारे बायर मिलेंगे। आप देखिए जिस जिस तरह से जियो ने परफॉर्म किया है ना, अगर आप देखो इनिशियली जब जियो ने फंड रेजिंग किए थे एक साथ, आई थिंक आपको याद होगा 1 महीने तक हमने बड़े बड़े प्लेयर्स देखे थे। अब जब जिस तरह से जियो ने परफॉर्मेंस किया है, अगर ये जिस तरह से बोला है कि जून 2026 तक आईपीओ आएगा, आई थिंक इनफ टाइम में कंपनी को जो भी रेगुलेटरी चेंजेस करने होंगे वो करेंगे, एंड आई थिंक जियो के बायर भी अच्छे मिल जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि इसके वजह से वैल्यूएशन में कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट और डियोपॉली एक तरह से इंडिया में एयरटेल और जियो, और कोई है नहीं, वोडाफोन है लेकिन हमें भी पता है किस तरह से है। तो आई थिंक जियो को वैल्यूएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, रेगुलेटरी जैसे आपने बताया जो जो चेंजेस करने पड़ेंगे करेंगे, लेकिन आई थिंक उससे पहले आईपीओ से पहले आई थिंक वो भी एक रीजन होगा जो आपने बोला है कि उसके वजह से ये थोड़ा और डिले करती है जाए। एग्जैक्ट रीजन मुझे पता नहीं है, लेकिन वो भी रेगुलेटरी के भी बहुत सारे कंप्लायंस, क्योंकि ये आईपीओ जैसे आपने बोला 5 लाख करोड़ का ओवरऑल मार्केट कैप है, शायद तब तक तो और बढ़ जाएगा। तो इसलिए आई थिंक चेंजेस होंगे, लेकिन वैल्यूएशन में मुझे तो नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम आएगा। तो वैल्यू अनलॉकिंग में भी आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जी तपन जी, एक चीज जब जब जियो का कुछ भी नाम आता है तो एक शेयर सोच के ही घबरा जाता है, उसका नाम है आइडिया, वोडाफोन आइडिया। वो आज भी घबराया हुआ है। देखिए कोई खबर नहीं है उसमें, आज कोई खबर नहीं है, मार्केट नेगेटिव है, आई नो, लेकिन वो जब से जियो की एजीएम शुरू हुई है उस काउंटर का आप मूव देखिए, वो नीचे आ रहा है और जियो थोड़ा सा, रिलायंस जो था वो थोड़ा ऊपर जा रहा था। लेकिन अब आइडिया को, वोडाफोन आइडिया को ये मान लें कि उसका वर्स्ट फ्रॉम जियो साइड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि उनका एजीआर ड्यूज का पंगा कब खत्म होगा, गवर्नमेंट कब सपोर्ट करेगी, क्या कुछ होगा। फ्रॉम जियो साइड जो जियो को उसको डैमेज करना था वो हो चुका है। अब जियो की खुद की इच्छा नहीं होगी कि उसको और मारा जाए। देखो जियो तो आई थिंक जियो अभी आई थिंक ध्यान भी नहीं दे रहा होगा वोडाफोन आइडिया, क्योंकि वो ऑलरेडी खुद ही प्रॉब्लम में आ रहा है। और लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वोडाफोन आइडिया की है कि आपने बैलेंस शीट में 2.5 लाख करोड़ की ऑलमोस्ट लायबिलिटी बैठी है, उसको कैसे सुलटाया जाए। ठीक है, गवर्नमेंट जितना भी ऑक्सीजन दे दे, लेकिन हमें भी पता है वो ना एक तरह से बेड में पड़ा हुआ है ये कंपनी। और यहाँ से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आप देखो हर मंथली या क्वार्टरली जब भी डेटा आते हैं सब्सक्राइबर्स में, वोडाफोन आइडिया लूज ही कर रही है, और वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एयरटेल और जियो में, और खास करके जियो में ज्यादा जा रहा है काफी टाइम। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बोथ एयरटेल और बेसिकली जियो को उतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा है वोडाफोन आइडिया, क्योंकि इनकी सर्विस में भी थोड़े प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि जो कैपेक्स लगाना पड़ता है, जो 5G का कैपेक्स है वो बहुत ही बड़ा कैपेक्स है, जो आई थिंक जियो और एयरटेल ही कर सकते हैं। वोडाफोन आइडिया के पास इतना फंड ही नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे 5G का पूरा रोल आउट होता है, 2G और 3G जिसके बेस पे अभी भी वोडाफोन टिकी हुई है, वो भी धीरे धीरे डिमिनिश होती जाएगी, और वो एरिया में भी अगर 5G आने लगे तो वोडाफोन आइडिया ऐसे ही लूज होने वाली। तो आई थिंक वोडाफोन आइडिया के प्रॉब्लम्स के तो बहुत सारे यानी अनगिनत है, लेकिन आई थिंक जियो को तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, ना तो एयरटेल को प्रॉब्लम वोडाफोन से। जी विशाल, आप कुछ और इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं सर, जो सर आपने सबसे पढ़ा? पहले सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि अब हमारे साथ कुछ व्यूअर्स जुड़ गए हैं, उनके सवाल आ रहे हैं, उनको हम लोग एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। सर रविंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तपन सर, वो कह रहे हैं कि सर क्या न्यू एंट्री कर सकते हैं क्या रिलायंस में? मेरे हिसाब से तो रिलायंस आई थिंक एक ये लेवल भी मुझे तो ठीक ठाक ही लग रहा है, अगर लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के अभी जियो की लिस्टिंग की बात हुई तो थोड़ा 1-2 क्वार्टर थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म है आई थिंक ये लेवल और बाय एट डिप्स ये हमेशा रहेगा। आई थिंक अगर आपका 2 साल का है और इसमें मुझे लग रहा है कि दोनों रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल लिस्ट हो जाते हैं तो एक अच्छा खासा वैल्यू अनलॉकिंग होता है, तो ऑफकोर्स इस लेवल पे भी बाय कर सकते हैं।